हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिवाकर चौधरी और मेरी ऑल इंडिया रैंक 4 है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में। ऑल इंडिया रैंक 86 है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ये 2021 में। और आज की वीडियो में मैं बात करने आया हूँ कि कैसे जब एक बार आपकी रैंक आ जाती है गेट में, आपकी अंडर 100 रैंक आ जाती है, डबल डिजिट या सिंगल डिजिट, तो उसके बाद आपकी लाइफ क्या हो जाती है, आपके पास क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं और क्या-क्या आप कर सकते हैं उसके बाद। तो जो भी पूरा प्रोसीजर होता है, वो सब आज इस वीडियो में कवर कर लेंगे और पूरा बता दूँगा मैं एक बार कि पीएसयूज़ के इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं, क्या-क्या कि कैसे आपको एमटेक के इंटरव्यूज़ या एमटेक के एडमिशन के लिए आपको प्रोसेस करना पड़ता है, वो सब आज हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं जो लोग नए हैं, उनको अपने बारे में एक बता देता हूँ। मेरा नाम है दिवाकर चौधरी, मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जेएसएस अकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नोएडा से। मैं 2020 का पास आउट हूँ। मेरी ऑल इंडिया रैंक 4 है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, ऑल इंडिया रैंक 86 है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ये 2021 में। और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी रैंक है 1630 जो मैंने 2020 में लिया था फाइनल ईयर के साथ। और सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ही उस टाइम पे ऐसा रहता था कि सिर्फ आप एक ही ब्रांच से पेपर लिख सकते हो। एक ही पेपर गेट का अटेम्प्ट कर सकते हो, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मैंने तब अटेम्प्ट किया था। 2021 में कुछ चेंजेस किए थे आईआईटीज़ ने कि आप 2 सब्जेक्ट के पेपर लिख सकते हो। इसलिए मैंने 2 ब्रांचेज़ से लिखा था इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रिकल। और इंस्ट्रूमेंटेशन में मैंने रैंक पाई है 4th और इलेक्ट्रिकल में 86। अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ आईसी डिज़ाइनिंग फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। आईसी डिज़ाइनिंग मतलब इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट डिज़ाइन। और ये एनालॉगस कोर्स है वीएलएसआई का। वीएलएस देखो आईआईटी दिल्ली में 2 तरह के कोर्स होते हैं वीएलएसआई के, एक वीडीटीटी और एक आईईसी। दोनों बहनी ब्रांच है, एक साथ सिस्टर ब्रांच है ये। और कोर्स सारा सेम ही होता है, फ़र्क बस ये होता है कि वीडीटीटी कोई इंडस्ट्री से स्पॉन्सर्ड कोर्स होता है ये, ठीक है। मेरा सिलेक्शन हो चुका है इंडियन ऑयल में और मैं एमटेक ड्रॉप करने वाला हूँ। ऑब्वियस सी बात है कि मेरा देखो पहले से हमेशा से यही था कि पीएसयू जाना है। गेट अगर लिख रहा हूँ तो पीएसयूज़ के लिए लिख रहा हूँ। टेक का मेरा कभी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इस साल बहुत दिक्कतें आई हैं कि पीएसयूज़ का रिक्रूटमेंट बहुत बाद में आया और ये प्रॉब्लम होती है, तो सब लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ उनके हाथ में रहे। तो इस वजह से मैंने एमटेक में एडमिशन ले लिया था, बहुत लेट प्रोसेस हुआ है सारी पीएसयूज़ का। तो इस वजह से एमटेक का एडमिशन लेना पड़ा था, लेकिन अभी ड्रॉप कर दूँगा मैं। और मैंने 6 महीने सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज़ इंडिया में भी काम किया है। मेरा प्लेसमेंट हुआ था कॉलेज के टाइम पे ही। जब मैं 2020 पास आउट था तभी मेरा प्लेसमेंट हो गया था और कोविड से पहले ही मेरी जॉब स्टार्ट भी हो गई थी। मतलब 2 जनवरी 2020 को मैंने जॉइन कर लिया था एज़ एन इंटर्न और 6 महीने मेरा एज़ एन इंटर्न मुझे काम करना था और उसके बाद मेरा परमानेंट होने वाला था। तो ये सब था मेरे बारे में। और अभी मैं आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूँगा। आप लोग अपने डाउट को क्लियर करने के लिए उस पे जा सकते हैं। आपके कोई भी डाउट हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं, ईसी से रिलेटेड हैं या इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड हैं, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, कुछ आपकी प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी के किसी भी तरीके के डाउट्स हैं, आप उस इस टेलीग्राम ग्रुप पे जा सकते हैं। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके भी डायरेक्ट जॉइन कर सकते हैं इस ग्रुप को। और ये ग्रुप है क्रिट्रिक्स गेट डबल ई का। तो आपके कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी कैसे भी डाउट्स हैं, वो सब यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएँगे। अगर आप डालेंगे अपने डाउट्स, तो आप जाके क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट। अनअकैडमी के कुछ भी न्यू इनिशिएटिव्स आते हैं, कुछ भी ऐसा आता है जो देखो अनअकैडमी हमेशा कुछ ना कुछ प्लान करता ही रहता है स्टूडेंट्स के लिए। तो वो सारे इनिशिएटिव्स आपको यहाँ से भी पता चलते रहेंगे अगर आप यहाँ पे जॉइन कर लेते हैं, तो आपको यहाँ से भी आइडिया लगता रहेगा। तो मैं बोलूँगा एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लो। जो लिंक्स वहाँ पे पड़े हुए हैं, वहाँ पे मेरी प्रोफ़ाइल का लिंक्स भी पड़ा होगा। मेरी प्रोफ़ाइल अनअकैडमी पे जो प्रोफ़ाइल है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, उसे फ़ॉलो कर सकते हैं। और मेरे आने वाले कुछ आगे सेशंस है, जो या पहले सेशंस मैं अनअकैडमी पे ले चुका हूँ, वो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं अनअकैडमी प्लस के बारे में। अनअकैडमी प्लस पे आपको मिल जाती हैं लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज़ और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको हर चीज़ का। मतलब जो भी अनअकैडमी के न्यू इनिशिएटिव्स हैं या ओल्ड इनिशिएटिव्स हैं, सबका आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है। आप कितनी बार भी क्लासेस दोबारा देख सकते हैं। किसी भी टीचर से आप पढ़ जिस भी टीचर से आप पढ़ना चाहते हैं, उसी टीचर से आप पढ़ सकते हैं। आपको नोट्स भी मिल जाते हैं, नोट्स की पीडीएफ मिल जाती है, क्वेश्चन बैंक मिल जाते हैं आपको, टेस्ट आपको मिल जाते हैं और अ, आप देखोगे कि अनअकैडमी कॉम्बैट भी कराता है, तो वो भी आप देख सकते हो एक बार जाके। आइकॉनिक में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे एक्स्ट्रा क्या होता है कि पर्सनल कोच मिल जाता है और पर्सनल कोच मतलब हमारे जैसा रैंकर कोई।
तो देखो ऐसा होता है कि एक पर्सनल कोच अगर आपके पास होता है, तो आपको रहता है कि अगर आप कुछ चीज़ें गलत कर रहे हो, कुछ गलत डायरेक्शन में आपकी प्रिपरेशन जा रही है, तो वो आपको बताता है कि नहीं ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए और ये चीज़ें अभी आपको करनी चाहिए, इस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए। तो आपको एक गाइड मिल जाता है और वन टू वन गाइडेंस होना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी एडवांटेज है इस प्रिपरेशन में। जो भी आपके टेक्निकल डाउट्स भी हैं, वो सब भी वो ले क्लियर कर देता है, ये भी एक फ़ायदा है। तो आइकॉनिक में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाती हैं। आपको एक कस्टमाइज़ स्टडी प्लान भी मिल जाता है जो आपकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करते रहता है। ठीक है? ये आपके आपके हिसाब से होता है कि आप किस तरीके से अपनी चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं या आप सजेशन ले सकते हैं पर्सनल कोच का, वो भी आपको बता सकता है कि आपको अपना स्टडी प्लान में किस तरीके से रखना चाहिए। आपको मिलते हैं स्टडी बूस्टर सेशंस, इसमें आपको मतलब अलग-अलग टॉपर्स भी आपको सेशन लेते हुए दिख जाएँगे कि जो आपको बताएँगे कि आपको अपनी प्रिपरेशन को किस डायरेक्शन में ले जाना है। ठीक है? आपको मिल जाती है पर्सनलाइज़्ड टेस्ट एनालिसिस और आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग एजुकेटर्स भी मिल जाते हैं। तो आइकॉनिक के थोड़े ज़्यादा फ़ायदे हैं। आइकॉनिक लेना चाहो ले लो, प्लस लेना चाहो प्लस ले लो, जैसा तुम्हें लगे ले लो। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो अनअकैडमी से बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म अभी तो नहीं है। मेरे नज़र में ऑनलाइन में अनअकैडमी से बेस्ट कोई प्लेटफ़ॉर्म अभी नहीं है ऑनलाइन में। ये रहे प्लस सब्सक्रिप्शन के प्राइसेज़ और आइकॉनिक के भी प्राइसेज़ ये सामने हैं। तो आप लोग ये जाके अपने अनअकैडमी की ऐप पर भी देख सकते हो, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके आप प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जाके लॉगिन करो और वहाँ पे भी उस ऐप के अंदर भी जाके आप प्राइसेज़ चेक कर सकते हो। आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे DIVAK10। तो अगर आप DIVAK10 यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट इंस्टेंटली मिल जाएगा, ठीक है? काफ़ी मतलब देखो ये वर्थ इट है, तभी प्राइस है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस है, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है और जितना आपको इसमें कंटेंट मिल जाता है ना, जितनी आपकी मैं बोलूँगा कि जितनी आपको एक अच्छा कंटेंट मिलता है, ठीक है? एक बेस्ट कंटेंट मिलता है और ये प वर्थ इट है। अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करना जानते हैं और मैं बोलूँगा कि अनअकैडमी को यूज़ करने के लिए आपके पास एक वन टू वन गाइडेंस होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं, आपको जब आप एक फ्रेशर होते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आपको कौन से टीचर से पढ़ना चाहिए। तो आपको वन टू वन गाइडेंस रखने के चाहिए और इसलिए आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ठीक है? अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको प वन टू वन गाइडेंस मिल जाएगी और बेटर होगा कोई आपको कोई रैंकर अगर आपको बताए कि आपको किस टीचर से पढ़ना चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो जो जर्नी आप अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो खत्म कर चुके हैं पहले। बेटर रहेगा और अनअकैडमी लेके आया है एक नया फीचर जो है अनअकैडमी आस्क अ डाउट, जिसमें आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं, किसी भी टाइम डाउट पूछ सकते हैं। आपको मिल जाएँगी हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशंस इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में। अनअकैडमी ट्राई कर रहा है कि बाकी सारी लैंग्वेजेज़ में भी लेके आए और लेक्चर्स तो देखो अनअकैडमी पे हर लैंग्वेज में आपको दिख जाएँगे। आप अनअकैडमी को आपको ओपन करके आप देख सकते हैं कि कौन-कौन सी लैंग्वेज में है। ज़्यादातर सारी लैंग्वेज ही कवर कर ली गई हैं और अभी भी अनअकैडमी आगे भी ट्राई कर रहे हैं कि जो और और कोई भी लैंग्वेज रह गई है उसके में भी वो बनाने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है? तो आपके कंफर्टेबल के हिसाब से बहुत ज़्यादा कंपैटिबल है और आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि आपको कौन-सी लैंग्वेज में पढ़ना है। आपको मिलता है एकदम इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सॉल्यूशन, ठीक है? तो ये एक अच्छा फीचर है और जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था अपने टाइम पे, तो मैं जहाँ से पढ़ रहा था, वहाँ पे क्या होता था कि ऑफ़लाइन था उस टाइम पे क्योंकि कोविड नहीं था उस टाइम पे, मैं ऑफ़लाइन क्लासेस लिया हूँ और 2 साल का मैंने कोर्स लिया था। वहाँ पे क्या था कि टीचर आया, पढ़ाया, क्लास में जो भी डाउट्स हैं अगर वो क्लास में ही पूछ लिए, खत्म हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट खत्म हो गया, टीचर चला गया, उसके बाद आपके पास कोई सोर्स नहीं है कि आप जा टीचर से जाके पूछ पाओ, ठीक है? आपके पास ये लग्ज़री नहीं है। लेकिन अब जब हम बाद में रिवीज़न करना स्टार्ट करते हैं, तो तब हमें समझ आता है कि हाँ, कुछ डाउट्स आ रहे हैं और उनको क्लियर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता था उस टाइम पे मुझे। तो मैं ट्राई करता था कि कोई फ़ेसबुक ग्रुप जॉइन कर लूँ, टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लूँ। वैसे मैं फ़ेसबुक जब दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तब तो डीएक्टिवेट ही कर दिया था। फ़ेसबुक से बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिली। टेलीग्राम ग्रुप भी टेलीग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिली। मेरा रहता था कि दोस्तों का ही ग्रुप है और उस वो लोग पढ़ रहे हैं, अगर मुझे डाउट आ रहा था मैं उन्हीं से पूछ लूँगा। तो ये भी एक अच्छा तरीका था, लेकिन अभी आपकी सारी परेशानियों को दूर कर दिया है अनअकैडमी ने। आप यहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं अपने हिसाब से
जब आपका मन करे तब पूछ सकते हैं। आपको मिल जाएँगे इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सॉल्यूशन, ठीक है? आपको असिस्टेंस भी कर देंगे हम होमवर्क में। तो आप ले सकते हैं अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन है या आइकॉनिक, जो आपका मन करे ले लीजिए, क्योंकि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें ही मिल जाती हैं, ठीक है? चलिए, अनअकैडमी में मैं फ्री लाइव क्लासेस भी ले रहा हूँ और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाके एक बार ज़रूर विज़िट कर लीजिएगा। मेरी प्रोफ़ाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप लोग जाके एक बार विज़िट करके फ़ॉलो कर लेना मेरी प्रोफ़ाइल पे। तो आप लोग वहाँ पे देखोगे मैंने कुछ सेशंस ले चुका हूँ ऑलरेडी। ऑलरेडी मैं नॉन टेक्निकल सेशन ले चुका हूँ। अनअकैडमी का ये न्यू इनिशिएटिव्स है कि वो आपके लिए कुछ टॉपर्स को लेके आ रहे हैं, रीसेंट टॉपर्स को, क्योंकि देखो एक रीसेंट टॉपर जो होता है उसको एक बेटर तरीके से आइडिया है कि एक एस्पिरेंट क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करता है अपने इसमें प्रिपरेशन में। क्योंकि जो लोग 5-10 साल से पढ़ा रहे हैं उन लोगों को अब थोड़ा-सा चीज़ें वो भूल चुके हैं कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम होती है एस्पिरेंट को। लेकिन अभी अभी हम तो एकदम रीसेंट टॉपर हैं पिछले साल ही के, तो हम लोगों को एक क्लियर आइडिया है कि एक्चुअली में एक एस्पिरेंट क्या फेस करता है, क्या प्रॉब्लम फेस करता है। तो हम लोग बेटर तरीके से डील कर पाते हैं अभी, बेटर तरीके से बता पाते हैं, क्योंकि आई आई नो योर पेन, ठीक है? तो हम लोग थोड़ा बेटर तरीके से बता पाते हैं, तो आप लोग जाके एक बार मेरी प्रोफ़ाइल के लिंक पे जाके आप फ़ॉलो कर लीजिए। आगे भी कुछ मेरे सेशन आते रहेंगे और जब तक अभी तक मैं आईएसएल में नहीं जॉइनिंग कर लेता तब तक तो आ ही रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप जो भी मेरे पुराने सेशंस भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। आपकी कुछ क्वेरीज़ उसमें कवर हो जाएँगी और अगर आपको कुछ फ़ायदा हो जाता है उससे, तो मुझे बड़ी खुशी होगी सही, ठीक है? मैं भी चाहता हूँ कि कोई नेक्स्ट ईयर आके मुझे बोले कि सर आपने ये बोला था, उसकी वजह से मैंने ये चेंज किया और थोड़ा मुझे कुछ फ़ायदा हो गया। 1-2 नंबर का भी अगर आपको फ़ायदा हो जाता है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, ठीक है? क्योंकि 1-2 नंबर से भी आपकी रैंक बहुत आगे पहुँच जाती है। 1-2 नंबर से सिलेक्शन रुक जाते हैं, ठीक है? चलिए, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सॉरी। तो आज का सेशन जो है, वो मैं बताऊँगा कि जब मेरी गेट में रैंक आ गई, तो उसके बाद क्या-क्या चीज़ें हुई मेरे साथ, कैसी लाइफ़ रही, क्या प्रोसेस रहा और गेट रिज़ल्ट के बाद से पीएसयू तक के सिलेक्शन में कैसी लाइफ़ रही, वो मैं सब बताऊँगा, ठीक है? लेकिन उससे पहले मैं बताऊँगा कि गेट एग्ज़ाम से 1 महीने पहले से मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करूँगा। मैं बताऊँगा कि 1 महीने से पहले मैं क्या कर रहा था और एक्चुअली में कैसे-कैसे चीज़ें हुई। फिर धीरे-धीरे आगे हम इस सेशन को आगे बढ़ाएँगे, ठीक है? तो मैं जब स्टार्ट किया, जनवरी से स्टार्ट करता हूँ मैं और मैं जो फुल लेंथ लिख रहा था, फुल लेंथ टेस्ट जो मैं लिख रहा था उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था 10 दिसंबर से लगभग और मैं अल्टरनेट डेज़ पे लिख रहा था फुल लेंथ टेस्ट टेस्ट सीरीज़ से और फिर जो अल्टरनेट डेज़ पे तो टेस्ट लिख रहा था और जो डे खाली बचता था मुझे उसमें मैं पीवाईक्यू पेपर्स लगा रहा था। पीवाईक्यू क्वेश्चन्स नहीं, पीवाईक्यू पेपर्स, ठीक है? तो उसमें पेपर्स से आपको एक ये आइडिया हो जाता है कि एक्चुअली में गेट एग्ज़ाम आपसे करवाना क्या चाहता है। क्योंकि गेट एग्ज़ाम में आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाओ, ये तो बहुत रेयरली पॉसिबल है, बहुत बहुत रेयरली है। आज तक भी मुझे नहीं लगता, मुझे जानकारी भी नहीं है, इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई 100 आउट ऑफ 100 लेके आया है गेट एग्ज़ाम में, ठीक है? तो आपको सारे क्वेश्चन तो सोल्व नहीं करने होते, आपको कुछ क्वेश्चन छोड़ने होते हैं और वो पता चलता है जब आप पीवाईक्यू पेपर्स लगाते हैं। पीवाईक्यू को देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेते हैं, तब आपको इतना बेटर आइडिया नहीं हो पाता। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हैं, तब आपको ज़्यादा बेटर आइडिया होता है और तब आपको पता चलता है कि एक्चुअली में पेपर का नेचर क्या है, ठीक है? वही काम करना है हमें तो वही मैं स्टार्ट किया था। 10 दिसंबर से स्टार्ट किया अपनी प्रिपरेशन, मतलब अपना फाइनल फेज़ की प्रिपरेशन और उसमें मैं लिखना अपना चालू किया कि फुल एंड टेस्ट देना स्टार्ट किया। अल्टरनेट डे पे लिखता था, ऐसे ही करते-करते चला गया और ऐसा कई बार होता था कि यार मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं फुल एंड टेस्ट में। देखो मैं एक्चुअली बता सकता हूँ अभी कि मेरे एक्चुअली मार्क्स क्या-क्या आते थे। फर्स्ट टेस्ट में मेरे मार्क्स आए थे 65 के आस-पास और दूसरे में मेरे आए थे 81.67, तीसरे में मेरे 80.68 और चौथे में मेरे आए 71 पॉइंट समथिंग। तो मेरे मार्क्स वैरी बहुत करते थे और मेरे मिनिमम मार्क्स जो फुल एंड टेस्ट में गए हैं वो 60.33, ये मेरे मिनिमम मार्क्स गए हैं और मैक्सिमम मेरे 85.34 समथिंग।
तो ये एक बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ी रेंज है, वेरी करते हैं मार्क्स। और वो डिपेंड करता है कि पेपर एक्चुअली में कैसा है। पेपर आसान पेपर है तो मार्क्स बहुत ज़्यादा भी आएँगे। पेपर थोड़ा टफ है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है आपको मैनेज कर पाना 3 आवर्स में, तो मार्क्स कम भी आते हैं, ठीक है? उस चीज़ से घबराना नहीं है, ऊपर-नीचे मार्क्स होते रहेंगे। आपके टेस्ट सीरीज़ के मार्क्स मैटर नहीं करते। आपका जो भी रिज़ल्ट बनेगा वो गेट से ही बनेगा। आपके टेस्ट सीरीज़ में कैसे मार्क्स आ रहे हैं, कोई मैटर नहीं करते। अगर आप गेट में अच्छा परफ़ॉर्म कर लिए, कुछ कोई नहीं पूछने वाला टेस्ट सीरीज़ में कितने मार्क्स आए थे आपके, क्या चल रहा था। टेस्ट सीरीज़ के मार्क्स उसी से पूछे जाते हैं, जिसके गेट में भी अच्छी रैंक आती है, ठीक है? मैं बोलूँगा आप लोग टेस्ट सीरीज़ को थोड़ा ज़्यादा सीरियसली अब ध्यान दें और एटलीस्ट 20 फुल एंड टेस्ट ज़रूर लगा लें। फुल एंड टेस्ट सीरीज़ में आप 20 टेस्ट लगा लेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, एक एस्पिरेंट से टॉपर बनने की कहानी में आपको थोड़ा टाइम लगता है, आपको हार्ड वर्क, डेडिकेशन बहुत चाहिए होता है। बहुत आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, डेडिकेटेड रहना पड़ता है, कंसिस्टेंटली आपको करते रहना पड़ता है अपना काम। अगर आप देखो कंसिस्टेंसी के बिना कर पाना बहुत मुश्किल काम है ना? कंसिस्टेंटली आप जब तक काम नहीं करेंगे, तब तक आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है? अच्छा, गेट एग्ज़ाम एक थोड़ा-सा ये भी है कि यार आप 2 साल से पढ़ते हुए आते हैं और आपको 3 आवर्स में परफ़ॉर्म करना पड़ता है, ठीक है? कई बार हो सकता है लक थोड़ा आपका ख़राब हो, आपकी तबीयत ख़राब हो जाए या कुछ ऐसा कुछ हो जाए उल्टा-सीधा कि आपका पेपर थोड़ा ख़राब हो जाए। तो लक भी थोड़ा-सा रिक्वायर्ड रहता है, थोड़ा-सा लक भी काम करता है। और होता किसी कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम के दिन अगर आपका थोड़ा-सा लक अच्छा होता है और एक आध क्वेश्चन अगर आपने मान लिया एनईटी टाइप था, आपको क्वेश्चन आता ही नहीं था, लेकिन आपने एक इंटेलेक्चुअल गेस मारी और आपका रेंज में आ गया आंसर, तो आपका बहुत फ़ायदा हो जाएगा, है ना? मैं देखो सजेस्ट तो नहीं करूँगा कि तुक्का मारो, लेकिन एनईटी टाइप में तुक्का ज़रूर मारो। न्यूमेरिकल आंसर टाइप में तुक्का मार के आओ, कोई नेगेटिव उसमें नेगेटिव जाने का डर होता नहीं है, गलत होने का कोई डर नहीं होता है। तो उसमें तो तुक्का मार के आओ और एक इंटेलेक्चुअल गैस लगाओ, एक ब्लाइंड गैस मत लगाओ उसमें, इंटेलेक्चुअल गैस लगाओ। अगर वो तुमको नहीं आता है, अगर आपको आता है, ट्राई कर सकते हो, आप आंसर निकाल सकते हो, तो निकालने की कोशिश करो, लेकिन अगर बिल्कुल नहीं आता है, तो तुक्का मार के आओ, ठीक है? एक इंटेलेक्चुअल गैस लगाना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपसे किसी भी मान लिया कि मशीन मशीन का क्वेश्चन है, आपसे आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी हुई है, तो आपको पता है कि एक छोटी सी रेंज होती है, 1 ओम से लेस ही होता है, तो आप उस रेंज में किसी भी तरीके से इंटेलेक्चुअल गैस लगा देंगे और हो सकता है आपका वो सही हो जाए। अब पावर फैक्टर की वैल्यू पूछी गई हो क्वेश्चन में, तो आप जानते हैं कि इंडस्ट्रीज में मोस्टली 0.8 से बड़ा ही होता है, ठीक है? इंटेलेक्चुअल गैस है ये। हो सकता है गलत हो सकता है आंसर सही भी हो, ठीक है? कुछ पक्का नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से गैस मार सकते हैं और ये कहीं न कहीं आपको हो सकता है फ़ायदा कर दे। सॉरी सॉरी। प्लानिंग प्लेज़ एन इम्पोर्टेंट रोल। देखो, बिना प्लानिंग के मैदान-ए-जंग में कूदना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, मर के ही वापस लौटोगे, ठीक है? प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, आपको प्लान करना है कि मैं एक्चुअली अपनी गोल की तरफ कैसे आगे बढ़ूँगा, कैसे मैं अपनी मंज़िल को पाऊँगा, ठीक है? बिना प्लान किए आप करने जाओगे कि मैं पैसे पढ़ते जा रहा हूँ, कोई प्लान नहीं है, पता नहीं है कि कब टेस्ट सीरीज़ लगानी है, कब मुझे फुल नोट्स अपने रिवाइज़ करने हैं, कब एप्टीट्यूड के क्वेश्चन्स लगाने हैं, कब पावर सिस्टम के क्वेश्चन लगाने हैं। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है, प्लानिंग आपकी नहीं है कोई भी, तो ज़ाहिर-सी बात है चीज़ें मिक्स अप हो जाएँगी और आप फँस जाएँगे, ठीक है? ऐसी जगह फँस जाएँगे जहाँ से निकल पाना बड़ा मुश्किल। देखो, प्लानिंग आपने कर ली, अच्छी बात है। एग्ज़ीक्यूशन ऑफ प्लानिंग प्लेज़ क्रिटिकल रोल, ठीक है? आपको प्लान को एग्ज़ीक्यूट करना भी आना चाहिए। अगर आप प्लानिंग करते जा रहे हो, सिर्फ़ प्लानिंग, प्लानिंग, प्लानिंग और एग्ज़ीक्यूट करना आपको नहीं आता। आपको नहीं प आपने एक प्लान तो फुल प्रूफ प्लान तो तैयार कर लिया। आपने ये बना लिया कि आज मुझे ये मेरी टू डू लिस्ट है और मैं आज ये काम करूँगा, ये टारगेट मुझे अचीव करना है। ये प्लान आपने कर लिया। लेकिन आप एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पा रहे हो उसको। आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप फालतू की चीज़ें करने में व्यस्त हो। आप यूट्यूब की वीडियोज़ देखने में, एंटरटेनमेंट करने में, मूवीज़ देखने में, इसमें ज़्यादा व्यस्त हो। पढ़ने में नहीं आप लगा रहे हो चीज़ें। तो दिक्कतें आपको होने वाली हैं, ठीक है? एग्ज़ीक्यूशन बहुत ज़रूरी है, इसके बिना प्लानिंग का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है? एक चीज़ है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस विल ऑलवेज़ मेक सिचुएशन बेटर। तो प्रैक्टिस जितना कर सकते हो ना, गेट एग्ज़ाम से पहले कर लो, जितना तुम कर सकते हो, ठीक है?
एक टॉपर थे शुभम अग्रवाल सर, और 2018 के AIR 2 हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के। उन्होंने उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा था, तो उन्होंने बोला था कि जितना पढ़ सकते हो अभी पढ़ लो, जितना गलतियाँ एग्ज़ाम से पहले कर सकते हो कर लो, एग्ज़ाम में गलतियाँ मत करना। जितना अभी पढ़ सकते हो पढ़ लो, क्योंकि पढ़ने से कोई नहीं मरता, ठीक है? थोड़ा लगता है कि अजीब-सा अजीब-सा मतलब स्टेटमेंट है, पढ़ने से कोई नहीं मरता, लेकिन हाँ, सही बात है, पढ़ने से कोई नहीं मरता। तो जितना पढ़ सकते हो, पढ़ लो अभी, ठीक है? क्योंकि अगर एक बार गेट एग्ज़ाम हो गया, तो और आपका अगर वो खराब हो गया, तो आपको नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी 1 साल बाद ही मिलेगी, ठीक है? और एक है पॉइंट, नेवर गिव अप एटीट्यूड विल ड्राइव यू टुवर्ड्स योर ड्रीम। आपको गिव अप नहीं करना है। देखो अनअकैडमी ये नया ये इनिशिएटिव लेके आया कि वो रीसेंट टॉपर्स को लेके आ रहा है। वो भी लास्ट टाइम पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, ठीक है? मेरे जैसे और भी बहुत सारे टॉपर्स की वीडियोज़ आप देख रहे होंगे, और अगर आप देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करिए, ठीक है? और ये वो टाइम है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जहाँ पे गिव अप करने की टेंडेंसी बहुत हाई होती है। यहाँ पे 90% जनता तो गिव अप कर चुकी होती है। उनको पता लग चुका होता है कि हमसे नहीं हो पा रहा, हम नहीं कर पाएँगे गेट एग्ज़ाम, हमारे बस की बात नहीं है। और जैसे ही ये आपकी गिव अप वाली टेंडेंसी ऊपर आती है, आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाते हो। आपका कॉम्पिटिशन तो वहीं खत्म हो जाता है। गेट एग्ज़ाम लिखने से पहले ही कॉम्पिटिशन खत्म, ठीक है? और आखिरी पॉइंट है कि आपको ये भी देखो, प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए आपको। आपको प्रेशर अगर आपको प्रेशर हैंडल करना नहीं आता, तो बहुत हाई चांस है कि आप जब गेट एग्ज़ाम लिख रहे होंगे, उस टाइम बहुत प्रेशर होता है, और अगर आपको प्रेशर हैंडल नहीं करना आता, वो आपको प्रेशर में अपनी कूल रहना नहीं आता, काम रहना नहीं आता, तो आप ज़ाहिर-सी बात है आप बहुत गलतियाँ करोगे। आपकी एक्यूरेसी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। आप क्वेश्चन भले ही ज़्यादा अटेम्प्ट करो, लेकिन एक्यूरेसी पे बहुत इफ़ेक्ट करेगा ये चीज़, और हो सकता है कि आप क्वालीफाई भी ना कर पाएँ, है ना? हाँ, ऐसा होता है कि अगर आप प्रेशर ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं, तो बहुत सारे लोग क्वालीफाई भी नहीं कर पाते गेट एग्ज़ाम। देखिए, गेट एग्ज़ाम सिर्फ़ ये चेक नहीं करता कि आपने क्वेश्चन कितने सॉल्व किए हैं, और क्या मतलब आप सिर्फ़ क्वेश्चन सॉल्व करना जानते हो कि नहीं, आपको नॉलेज है कि नहीं, वो ये सब चेक करता ही नहीं है। क्या आप प्रेशर सिचुएशन में क्वेश्चन सॉल्व करना जानते हैं, वो ये चेक करते हैं। क्या आपका माइंड इतना अटेंटिव है कि आप प्रेशर में हो, लेकिन आप फिर भी चेक कर पा रहे हैं कि ऑप्शन में, कि आपने क्वेश्चन में कुछ भी गलती करी है और ऑप्शन का आंसर मैच कर गया आपका, लेकिन एक्चुअली में कुछ गलती करी है और वो मैच करा है ऑप्शन। क्या आप पकड़ पाते हैं वो सब चीज़ें? ये सब चीज़ें गेट एग्ज़ाम चेक करता है। तो कई बार आप लोग देखेंगे कि गेट एग्ज़ाम में आप जब सॉल्यूशन करते हैं, और अगर आप गलत सॉल्यूशन भी करते हैं, तो भी ऑप्शन में वो आंसर आपका अपना दिख जाता है, और आप लगा के आगे बढ़ जाते हो। आपको लगता है कि मैंने आंसर सही लगा लिया, लेकिन आपको बाद में समझ आता है कि ब्लंडर कर दिया है मैंने, ठीक है? तो ये सब चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। एग्ज़ाम टाइम में प्रेशर हैंडल करोगे, तो सिचुएशन थोड़ा बेटर रहेगी, ठीक है? देखो मेरे साथ ऐसा था कि ये सब जो जो भी मतलब प्रेशर को लेके जो भी सिचुएशन थी, वो मैंने पहले टेस्ट सीरीज़ में क्रिएट कर ली थी। मैं जब भी टेस्ट सीरीज़ लिखता था, तो उसी टाइम फ्रेम पे लिखता था। जैसे मेरा एग्ज़ाम था 9:30 से 12:30, तो मैं अपना जो जो भी टेस्ट सीरीज़ थी, वो सुबह उठ के ही लिखता था 9:30 से 12:30। तो मेरा एक सुबह की आदत बन गई थी बैठने की, कि अब सिर्फ़ 3 घंटे मुझे एग्ज़ाम लिखना है और कुछ नहीं करना इन 3 घंटे में। सुबह आदत बन गई थी, और जब आप टेस्ट सीरीज़ देते हो, तो आप देखते हो कि कुछ टेस्ट ईज़ी आते हैं, कुछ टफ़ आते हैं, कुछ मीडियम लेवल के आते हैं। जब टफ़ आता है, तो आप थोड़ा ग्रो करते हैं। भले ही आपके मार्क्स कम आते हैं उस टेस्ट में, लेकिन आप ग्रो करते हैं। आपको पता चलता है कि ये जब पेपर टफ़ आएगा, तो मुझे कैसे चीज़ें हैंडल करनी है। आप समझते हैं कि जब अभी प्रेशर पड़ता है, क्योंकि जब क्वेश्चन नहीं बन रहा होता ना हम लोगों से गेट एग्ज़ाम में, प्रेशर तब आता है। प्रेशर तब नहीं आता कि जब हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं और सोल्व होते जा रहा है, आंसर आते जा रहे हैं, तब प्रेशर नहीं होता कुछ भी। लेकिन जैसे-जैसे क्वेश्चन हमसे नहीं होने लगते, कुछ टफ़ क्वेश्चन आने लगते हैं, और हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे होते, तब प्रेशर आता है, तब दिक्कतें होती हैं। तो उसको आपको हैंडल करते आना चाहिए, और वो सिखाएगा आपको टेस्ट सीरीज़, ठीक है? 2-3 टेस्ट सीरीज़ ले लो। मैं बोलूँगा 2 ले लो, 2 सफिशिएंट है, और 2 ले लोगे तो आपको क्वेश्चन्स की वैरायटी बहुत मिल जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, और अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करो कि प्रेशर में आप क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो, ठीक है? तो ये था ट्रांजिशन फ्रॉम एस्पिरेंट्स टू टॉपर। ये चीज़ें आप कर लोगे, तो बहुत बहुत हाई चांसेस है कि आप गेट में अपनी
अपनी जो आपने हार्ड वर्क किया है उसको कन्वर्ट कर लोगे रैंक में, ठीक है? अगर आपकी रैंक नहीं आती है, कोई नहीं पूछने वाला कि आपने कितना हार्ड वर्क किया था। एस्पिरेंट सीरीज़ का मुझे एक डायलॉग याद आता है, जिसमें वो बोलते हैं कि अ, पलट के देखोगे तो 6 साल गायब। लोग आएँगे, फेलियर का मेडल डालेंगे और बोलेंगे कि सिंसियर नहीं था ना तो कर नहीं पाया। तो ऐसा ही कुछ सीन है और रियलिटी यही है लाइफ़ की, ठीक है? अगर आपकी रैंक नहीं आएगी तो कोई नहीं पूछेगा आपको, सब बोलेंगे कि सिंसियर नहीं था। आपको ही नहीं देखने वाला कि आपने कितना हार्ड वर्क किया, कितने आपने टेस्ट लगाए, कितना आपने नोट्स बनाए, कितनी बार रिवीज़न किया और अपनी लाइफ़ का कितना प्रीशियस टाइम आपने अपनी इस प्रिपरेशन को दिया, कोई नहीं पूछेगा, ठीक है? तो अपनी बेस्ट देने की पूरी कोशिश करो, थोड़ा-सा लक फ़ेवर करता है, लेकिन कोई बात नहीं, वो बहुत थोड़ा-सा होता है, बहुत थोड़ा पोर्शन होता है लक का, बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्शन नहीं होता है, ठीक है? और अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो लक भी फ़ेवर करता है, ठीक है? तो मैं बोलूँगा ट्राई करते रहो, अपना मेहनत करते रहो, आगे चलते रहो और चीज़ें कुछ टाइम बाद थोड़ा बेटर हो जाएँगी। अच्छा, मैं अपनी स्टोरी बता देता हूँ। जब गेट एग्ज़ाम आया, तो मैं प्लान करके चला था कि अल्टरनेट डे पे फुल एंड टेस्ट लिखते जाऊँगा और ये मैंने ख़त्म कर लिया था लगभग 25 जनवरी के आस-पास। मैंने अपने 20 टेस्ट ख़त्म कर लिए थे। 20 फुल लेंथ हो गए मेरे, अब मुझे चीज़ें क्लियर हो गई, अब मुझे पता है कि क्या हो रहा है, ठीक है? अब चीज़ें क्लियर हो गई तो अब लास्ट के कुछ दिन बचे हुए हैं 10-12 और उसके बाद भी मैं 2 टेस्ट लिखा था और वो टेस्ट थे ईज़ी। ये स्ट्रैटेजी देखो माइंड को ट्रिक करने के लिए बनाई थी मैंने कि सारे टफ़ टेस्ट पहले लिख लूँगा और जो ईज़ी टेस्ट है 2 वो लास्ट में लिखूँगा, ताकि मेरे नंबर अच्छे आएँ और मेरे नंबर अच्छे आएँगे, तो मुझे कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं हाँ, अच्छे नंबर आए हैं, कॉन्फिडेंस रहेगा तो गेट एग्ज़ाम में भी निकाल लूँगा। और ये 2 पेपर मैंने गेट के एग्ज़ाम से 1 वीक पहले लिखे, कि 1 वीक मतलब 6 दिन पहले, 6-7 दिन पहले। दोनों एग्ज़ाम लिखे, पहले एक लिखा, फिर 1 दिन छोड़ा, फिर उसके बाद दूसरा लिखा और दोनों में मेरे मार्क्स आए 75 प्लस। तो मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई था उस टाइम पे और जब 75 प्लस आप मार्क्स देखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस हाई अपने आप ही हो जाता है और मेरी रैंक भी टॉप 20, टॉप 30 में ही थी टेस्ट सीरीज़ में। और टेस्ट सीरीज़ में उस टाइम पे कैंडिडेट्स दे चुके थे लगभग 4000 के आस-पास। तो काफ़ी अच्छा फ़ील होता था और कॉन्फिडेंस अगर आप रखते हैं अपने पास इस तरीके का तो आप गेट एग्ज़ाम में भी चीज़ें निकाल लेंगे। तो अब लास्ट के जो 10 दिन बचे हुए थे 25 जनवरी के बाद उसमें 2 दिन तो मैंने टेस्ट लिखे और बाकी 7-8 दिन मैंने अपने फुल लेंथ टेस्ट लिखे। मतलब अपने फुल नोट्स रिवाइज़ किए। क्योंकि शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर रहे थे मुझे। के नोट्स में पढ़ता था क्रिटिक्स के, लेकिन लास्ट के 10 दिन में मैंने सोचा कि फुल लेंथ नोट्स को रिवाइज़ करता हूँ। फुल नोट्स रिवाइज़ करूँगा और जितने भी जो कुछ भी छोटी-मोटी चीज़ें छूटी हुई हैं, वो भी मुझे एक बार याद आ जाएँगी। ये स्ट्रैटेजी रखी और मेरा एग्ज़ाम था पहले आईएन का था, 7th को था शायद मेरा या 6th को, आई डू नॉट रिमेंबर, बट सैटरडे को था एग्ज़ाम मेरा और सैटरडे को शायद 6 या 7th होगी, आप देख लेना कैलेंडर में। लेकिन आईएन का पहले पेपर था और मैं बहुत कूल माइंड से था। मुझे देखो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करके गया ही नहीं था इंस्ट्रूमेंटेशन के पेपर में। मुझे था कि अगर मेरे 60 मार्क्स आ गए इंस्ट्रूमेंटेशन के पेपर में, क्योंकि मैं देखो प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स देख के आया था तो 60 मार्क्स पे भी आपको आराम से टॉप 500 में रैंक आ जाती है आपकी। तो मैं यही टारगेट करके गया था कि टॉप 500 में भी आ जाए, तो अच्छी बात है, क्योंकि वो मेरी मेन ब्रांच नहीं है ना। तो चांसेस हैं कि मेरे पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं जाए उसका, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि मैं कोर के सब्जेक्ट पढ़ के नहीं जा रहा हूँ इंस्ट्रूमेंटेशन के, तो बहुत ज़्यादा स्कोप में नहीं है मेरे सारे सब्जेक्ट। मैं सिर्फ 80% सिलेबस कवर करके गया हूँ और बहुत चांसेस हैं कि मेरी एक्यूरेसी हो सकता है उतनी हाई भी ना रहे। लेकिन हुआ कुछ और मैं बिल्कुल एकदम कूल माइंड से था। जो क्वेश्चन आ रहे थे बनाते जा रहा था, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे वो नहीं बना रहा था। तो एक्चुअली हुआ क्या कि इंस्ट्रूमेंटेशन का जो पेपर आया है ना, तो इंस्ट्रूमेंटेशन के जो कोर सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे वो काफ़ी टफ क्वेश्चन थे। ईज़ी क्वेश्चन नहीं थे, बहुत टफ क्वेश्चन। लेकिन जो नॉन कोर सब्जेक्ट, जो कॉमन सब्जेक्ट थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, वो काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन थे। तो मैं जैसे ही इंस्ट्रूमेंटेशन के कोर के टफ क्वेश्चन आते थे तो मैं छोड़ के चला जाता, क्योंकि मैं कोर सब्जेक्ट तो पढ़ के ही नहीं गया। पढ़ के ही नहीं गया तो वो क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर रहा हूँ और वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ तो मेरा बहुत सारा टाइम बच जा रहा है। मेरा टाइम बच रहा है तो मैं बाकी जो कॉमन सब्जेक्ट हैं उनके क्वेश्चन कर रहा हूँ और ईज़िली क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, क्योंकि आसान क्वेश्चन है और जल्दी कर पा रहा हूँ। तो मैंने कोशिश किया कि मैं जल्दी ना करूँ, थोड़ा टाइम ले लूँ एक्स्ट्रा, लेकिन एक्यूरेसी बहुत हाई रखूँ। तो मैंने लगभग 79 मार्क्स का अटेम्प्ट किया और 79 में मेरा सिर्फ़ एक क्वेश्चन का गलती हुई है मेरी एप्टीट्यूड में। उस टाइम पे मेरा थोड़ा माइंड, मैं बोल सकता हूँ कि सोच नहीं पाया उस चीज़ को कि ये भी एक कंडीशन है। मैं 3 कंडीशन बना के आंसर निकाल लाया, उसमें 4 कंडीशन बन रही थी।
और अगर वो सही होता तो मैं ऑल इंडिया रैंक 1 भी होता। लेकिन कोई बात नहीं, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की पार्ट है और ऐसा होता है, लाइफ़ में ऐसा होता है। रिग्रेट आपको रहेगा हमेशा, रिग्रेट ज़रूर रहेगा कि ठीक है, एक क्वेश्चन और सोल्व कर लेते तो रैंक 1 हो जाती। लेकिन रैंक 4 भी कोई बहुत बुरी रैंक नहीं है, बहुत अच्छी रैंक है और वो भी तब जब मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हूँ, इंस्ट्रूमेंटेशन के बैकग्राउंड से भी नहीं हूँ, इंस्ट्रूमेंटेशन के सब्जेक्ट भी पढ़ के नहीं गया हूँ। तो बहुत बढ़िया बात थी ये मेरे लिए। इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर लिखा, नेक्स्ट डे मेरा था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर, तो मैं 12:30 बजे फ्री हुआ। बाहर सॉरी। तो आप बाहर देखेंगे कि जब एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलते हैं, तो कुछ लोग माइक पकड़ के खड़े होते हैं कि वो आपको पूछ रहे होते हैं कि पेपर कैसा था, क्या आया, कुछ भी। तो एक बंदे ने पकड़ने की कोशिश करी, मैंने कहा नहीं मैं जा रहा हूँ, मेरा कल एग्ज़ाम है, इस बारे में बाद में बात करेंगे। मैं चला गया और अपने घर वापस मुझे देखो मेरा सेंटर 30 किलोमीटर दूर था लगभग, तो मैं 30 किलोमीटर जाने के लिए लगभग बाइक से था तो मुझे 40-45 मिनट लगती थी और मैं गया वापस घर। और उस दिन मैं देखो एकदम से जब एग्ज़ाम हो जाता है तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि एग्ज़ाम में क्या था, क्या क्वेश्चन थे, क्या एनालिसिस था, क्या आंसर आ रहे थे, वो सब यूट्यूब पे लाइव कर देते हैं अपने सेशंस और चेक करते रहते हैं। अनअकैडमी भी ऐसा करता है। मैंने कहा मैं नहीं देखूँगा, क्या मुझे नहीं पता इंस्ट्रूमेंटेशन में कैसा पेपर गया, मैंने क्या आंसर लगाए, मैं कुछ नहीं देखूँगा, हम चलते हैं आगे। हमारा एग्ज़ाम है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का और मेन हमारा वही है। तो मैं उस दिन आया, मूवी देखी एक मैंने और मूवी देख के सो गया। क्योंकि मैं काफ़ी देखो मैं बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाता था, तो उस दिन मैं बाहर गया था 30 किलोमीटर दूर चल के गया मतलब 30 किलोमीटर दूर गया था बाइक से और वापस भी आया। तो मेरी बॉडी को आदत नहीं थी तो मैं थोड़ा थक गया था इसलिए मैं जल्दी सो गया 10 बजे और ये थोड़ा मुझे फ़ायदा कर गया। मैं जब 10 बजे सोया, तो मैं 6 बजे उठा अगले दिन और 8 घंटे की नींद मेरी पूरी हो चुकी थी। तो अब मैं फ्रेश माइंड से था बिल्कुल एकदम, बहुत फ्रेश माइंड से था। तो जब फ्रेश माइंड से था तो अगले दिन फिर से उठ के गया। थोड़ा-सा प्रेशर था इस बार, क्योंकि पिछली बार तो मैं एकदम कूल माइंड से गया था तैयारी मतलब बिना कुछ सोचे कि क्या रैंक आएगी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंस्ट्रूमेंटेशन के पेपर से। लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पेपर में बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत कुछ चीज़ें दाँव पे लगी हुई हैं और परफ़ॉर्म करना बनता है। तो थोड़ा-सा प्रेशर माइंड पे ज़रूर था, बहुत ज़्यादा नहीं था, हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर। एक अच्छा गाना सुन के गया था मैं और बता सकता हूँ आप लोग अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फ़ॉलो करते हो तो आपने देखा भी होगा। कोरा पे अगर आप देख रहे हो तो कोरा के उसमें भी मैंने लिखा है और थोड़ा मोटिवेटिंग सॉन्ग था। मुझे लगता है कि उसकी कुछ लाइनें ऐसी हैं कि थोड़ा-सा फ़ील होता है मोटिवेशन और वो मैंने किया। वो मैंने सुना और उस गाने का नाम है अ, रक्तचरित का है वो शायद, रक्तचरित मूवी का है। आरंभ है प्रचंड करके ऐसा कुछ गाना है वो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, ऐसा कुछ गाना है अगर आप लोग यूट्यूब पे सर्च मारोगे दिख जाएगा। ठीक है? वो गाना देख के गया, थोड़ा मोटिवेशन फ़ील हो रहा थोड़ा मोटिवेशन थोड़ा फ़ील हुआ मुझे और मैं बिल्कुल सोच रहा था कि मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ़ इतना है कि क्वेश्चन पेपर मेरे सामने होगा और क्वेश्चन्स होंगे सामने, स्क्रीन होगी, क्वेश्चन सॉल्व करते जाऊँगा, आंसर लगाते जाऊँगा, इसके अलावा कुछ नहीं सोचूँगा। लेकिन जब मेरी 10 सेकंड बची हुई थी, पेपर स्टार्ट होने में और धीरे-धीरे टाइम कम हो रहा था 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 1 के बाद जैसे ही क्वेश्चन सामने खुला, मेरे आगे मेरे माइंड में एकदम से इतनी सारी पिक्चर्स आई। क्वेश्चन को की पिक्चर नहीं, क्वेश्चन की एक पिक्चर थी, सामने स्क्वायर था, उस स्क्वायर के अंदर स्क्वायर थे। अगर आप गेट 2021 का पेपर खोल के देखेंगे एप्टीट्यूड का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो उसमें एक स्क्वायर का क्वेश्चन है, जो स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, इनफाइनाइट स्क्वायर, ठीक है? ऐसा कुछ क्वेश्चन था वो और इतना ईज़ी क्वेश्चन था, लेकिन मेरे माइंड में एकदम से इतनी सारी पिक्चर आ गई कि अगर मैं क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाया, ये नहीं डाउट तो एक सेल्फ डाउट सा आ गया। तो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई पहली सेकंड के अंदर ही, पहले 2-3 सेकंड के अंदर ही पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई। और मैं क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा पेन भी नहीं चल रहा उस टाइम, है ना? बहुत पैनिक हो गया था। लेकिन फिर 1-2 मिनट मैंने सोचा कि यार ये क्या हो गया एकदम से? ये ऐसी सिचुएशन तो मैंने टेस्ट सीरीज़ में भी कभी फेस नहीं करी। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाती हैं, आपको उनको भी हैंडल करते हुए आना चाहिए, ठीक है? तो मैं रुका 2 मिनट के लिए, मैंने कहा ठीक है, आँखें बंद करी, तेज़-तेज़ साँस लिया कि सोचा कि रुको, अभी देखते हैं, एग्ज़ाम तो चलता रहेगा। मैंने सोचा कि चलो ठीक है अभी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी चीज़ नहीं है, अभी मेरे हाथ में सिर्फ़ क्वेश्चन सोल्व करना है, तो मैं वही करूँगा। उसके अलावा मेरे हाथ में अभी तो कुछ नहीं है। जब ऐसा सोचा, तो थोड़ा लगा कि हाँ ठीक है, जो हो रहा है होने दो, आगे चलते हैं। उसके बाद उस क्वेश्चन को स्किप मारा, एप्टीट्यूड के आगे को देखो एप्टीट्यूड बहुत ईज़ी था उस टाइम पे। गेट 2021 में करते चला गया, सारे क्वेश्चन हो गए। कुछ क्वेश्चन एक क्वेश्चन छोड़ दिया था मैंने इंग्लिश का। फिर से वापस उस स्क्वायर वाले क्वेश्चन पे आया, बनाया, चल दिया। और अब जैसे ही मेरे 5-7 क्वेश्चन बन गए, तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ गया अब मुझे। अब मुझे लगा कि हाँ, ठीक है,
अब देख लेंगे पेपर में जो भी होगा, कुछ भी होगा, डरेंगे नहीं भी एटलीस्ट पेपर से। जो भी होगा देखा जाएगा, पेपर हार्ड है, टफ है, जो भी है, बस डरेंगे नहीं। तो मैंने पेपर लिखना चालू किया, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया मैंने टेक्निकल का, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे देखो आईएएन का पेपर देके आया था, तो मुझे पता चल गया था कि क्वेश्चन जंबल आ रहे हैं। ठीक है? तो मैं फिर 1 से स्टार्ट किया, और 1 से मेरी वैसे स्ट्रैटेजी रहता था कि मैं 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करता था, और 26 से स्टार्ट करता था, 2 मार्क्स क्वेश्चन होते थे। लेकिन आईआईटी बॉम्बे ने ऐसा किया कि जंबल कर दिए, तो आईएएन के पेपर में वो मुझे पता चल गया था इसलिए, और मैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन से ही चलते गया। फर्स्ट क्वेश्चन से जो भी इजी-इजी क्वेश्चन थे बनाते चला गया। इजी-इजी क्वेश्चन बना लिए पहले एक गो में, और उसके बाद फिर जो लग रहा था कि ऐसे क्वेश्चन जो मुझसे बनेंगे नहीं, उनको मैं मार्क फॉर रिव्यू भी नहीं किया। जो क्वेश्चन ऐसे लग रहा था कि थोड़ा टाइम दूँगा तो बन जाएँगे, उनको मार्क फॉर रिव्यू किया, और चलता गया, सॉल्यूशन करते गया, आगे बढ़ गया। सॉरी। तो क्वेश्चन करते चला गया, फिर दूसरे गो में फिर मैं वापस आया, फिर से 1 क्वेश्चन से स्टार्ट किया। जो मार्क फॉर रिव्यू किए हुए थे, उन सबको बनाने का ट्राई किया, बना दिया, बनाते चला गया, बनाते चला गया, क्वेश्चन काफ़ी बन गए मेरे। अब लास्ट की 15 से 20 मिनट बची हुई थी, और मेरे ज़्यादातर क्वेश्चन बन चुके थे, और मुझे लग रहा था कि मैं 80 मार्क्स की रेंज में पहुँच चुका हूँ। और तो लास्ट के 15 मिनट में मैं थोड़ा बोला कि नहीं, अभी 80 के आस-पास पहुँच चुका हूँ, तो क्यों ना ट्राई किया जाए, सिंगल डिजिट रैंक, 1 रैंक आ जाए, 2 कुछ ऐसा कुछ रैंक आ जाए। तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने चालू किए, तो जो हार्ड क्वेश्चन थे उनको भी टाइम देना स्टार्ट किया, क्वेश्चन बनाने स्टार्ट किए। हार्ड क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन्स थे, तो बनाने में थोड़ा टाइम लगा, और कुछ गलतियाँ हुई, और कुछ 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी थे पावर सिस्टम के, जो मुझे लग रहा था कि 2 ऑप्शन में से 1 सही होगा, और तो उनमें भी मैं थोड़ा रिस्क ले लिया। हालाँकि वो गलत हो गए, और मेरा नेगेटिव गया -1.67 उनकी वजह से। एक क्वेश्चन मैंने बहुत गंदी गलती करी, जिसमें मैंने 1/√2 पाई को ग्रेटर देन 1 लिख दिया। एक्चुअली में वो वैल्यू लेस देन 1 थी। तो वो मैंने लिख दिया, तो उसमें भी मेरा -0.67 हो गया, तो मेरा टोटल -2.33 चला गया। मेरा सोचना सही था कि मैं 80 की रेंज के आस-पास पहुँच चुका हूँ, मैं 78 मार्क्स के करीब पहुँच चुका था उस टाइम पे। लेकिन लास्ट के 15 मिनट में मैंने इतनी गलतियाँ करी कि मैं -2.33 चला गया। वरना अगर मैं गलतियाँ मतलब छोड़ भी देता 15 मिनट लास्ट के, कुछ भी नहीं करता, तो भी आराम से मैं टॉप 50 में आ जाता। लेकिन कोई बात नहीं, वो पेपर का पार्ट है, होती हैं ऐसी चीज़ें, और कोई रिग्रेट नहीं है अब मुझे, क्योंकि अब मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ आईयूसीएल में, और जो चाहिए था वो मिल गया है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या क्या गेट एग्ज़ाम में किया, क्या नहीं किया, क्या गलतियाँ करी, क्या सही हुआ, वो चलता है। ठीक है? पेपर दे के आया, अब एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा होने लगती है। जब आप वेट करते हैं ना, तब ज़्यादा दिक्कतें होने लगती हैं। अब क्योंकि पेपर में जंबल हो गया था, तो ये नहीं प पिछले साल क्या होता था कि पहले पता होता था कि कौन-सा क्वेश्चन 2 नंबर का है, कौन-सा क्वेश्चन 1 नंबर का है। लेकिन जब जंबल हो गया, तो आपको पता ही नहीं है कि कौन-सा 2 नंबर का है, कौन-सा 1 नंबर का। तो रैंक प्रेडिक्टर ही नहीं आ रहा है। रैंक प्रेडिक्टर क्या काफ़ी दिनों तक नहीं आया। तो आपको और ज़्यादा एंग्ज़ायटी होने मतलब मुझे और ज़्यादा एंग्ज़ायटी होने लगी थोड़ा। मुझे लगने लगा कि यार क्या होगा, मतलब कितने मार्क्स आएँगे? क्या अगर गलत हो गए मार्क्स, क्या क्या हो गया? फिर कुछ दिन बाद रैंक प्रेडिक्टर आया, मेरे मार्क्स दिखा रहा था 72.33। उसमें मेरे एक क्वेश्चन जो था, रेंज से ज़रा-सा बाहर था एक्चुअल आंसर की, और एक एक क्वेश्चन में आंसर गलत बताया जा रहा था रैंक प्रेडिक्टर में। लेकिन फिर ऑफिशियल आंसर की आईआईटी ने रिलीज़ करी, तो मेरे 3 मार्क्स और बढ़ गए। वो रेंज में आ गया मेरा, जो आउट ऑफ रेंज दिखाया जा रहा था, और जिसमें एक क्वेश्चन का आंसर गलत बताया जाता, वो मेरा सही हो गया। 75.67 फिर दिखाने लगा, और गेट एग्ज़ाम से जब 2 दिन पहले फाइनल आ गई थी आंसर की, तब देखा, मैंने चेक किया, तो मेरी प्रेडिक्शन जो रैंक में मतलब रैंक प्रेडिक्टर में जो रैंक दिखा रहा था, वो 75 दिखा रहा था, और प्रेडिक्टेड रैंक थी मेरी 75 से लेके 90 के आसपास। तो वैसे ही रहा, और जब मेरा रिज़ल्ट आया 19 को, तो मेरी रैंक आई 86 इलेक्ट्रिकल में, और 4th थी मेरी आईएन में दिखा रहा था, 4th ही दिखा रहा था, और 4th ही आई। तो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे उस टाइम, और जब रिज़ल्ट आया था तो बहुत खुशी हुई। रिज़ल्ट आते ही 9 बजे रिज़ल्ट आया था, और लगभग 5 बजे तक मुझे कॉल्स, मैसेजेस और वीडियो कॉल्स, बहुत सारी चीज़ें मतलब आ रही थी। बहुत मैसेजेस पड़े हुए थे, सबको रिप्लाई दे रहा था धीरे-धीरे। उसके बाद इंटरव्यू भी हुए, बहुत सारी कोचिंग्स में इंटरव्यू हुए। जिन-जिन कोचिंग से मैंने टेस्टेज़ ली हुई थी, सबके पास गया, और काफ़ी अच्छा लगा, और ये एक थोड़ा-सा मैं बोलूँगा कि मेरी पर्सनैलिटी में थोड़ी-सी ग्रोथ हुई है। पहले मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का था इंसान, अभी मैं थोड़ा बोल लेता हूँ, बहुत ज़्यादा बोल लेता हूँ। अब मैं नए लोगों के साथ भी थोड़ा बहुत जल्दी बॉन्ड बना लेता हूँ, इतना ये रहता है कि अब इंट्रोवर्ट टाइप का थोड़ा नहीं लगता।
और इसका पूरा मतलब मैं बोलूँगा कि पूरा श्रेय जाता है कि ये कुछ इंटरव्यूज़ मैंने दिए और अनअकैडमी ने मुझे ये सब अपॉर्चुनिटीज़ दी कि मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकूँ इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के द्वारा या अनअकैडमी ऐप के द्वारा। तो आप लोग मेरी क्लास जाके देख सकते हो, वो डिस्क्रिप्शन लिंक में दी हुई है। आप लोग मुझसे कुछ सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके चेक कर लो। मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लो, क्योंकि मेरे कुछ आने वाले सेशंस भी होंगे। आस्क मी एनीथिंग का मैं सोच रहा हूँ कि आस्क मी एनीथिंग का एक सेशन ले लूँ और जल्दी ही लेने की ट्राई करूँगा। तो आपकी जो भी जनरल क्वेरीज़ होंगी वो आप जाके चेक कर सकते हो। उसमें कुछ भी पूछ सकते हो मुझसे और कमेंट बॉक्स में आप डालोगे, डाउट सेक्शन में डालोगे, मैं ले लेता हूँ आपकी क्वेरीज़ को और एकदम वहीं पे बता देता हूँ आपकी कुछ जो भी क्वेरीज़ होती हैं। तो ऐसा कुछ है सीन और आप ज़रूर जाके एक बार मेरी प्रोफ़ाइल को एक बार चेक कर लीजिए और जो वीडियोज़ ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ उधर, जो भी क्लासेस मैं ले चुका हूँ, वो एक बार देख लीजिए। आपका कुछ फ़ायदा हो गया मेरी वज़ह से, मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है? चलिए हम चलते हैं, बात करते हैं गेट एग्ज़ाम के बाद की बात। आपके पास गेट एग्ज़ाम के बाद अपॉर्च्युनिटीज़ क्या-क्या हैं? ठीक है? तो गेट का रिज़ल्ट आया था यार 19 मार्च को और जब जो फाइनल था ना कि जो मतलब एमटेक के एडमिशन स्टार्ट हो रहे थे, तो आईआईटी बैंगलोर ने पहले ही फॉर्म निकाल दिए थे गेट एग्ज़ाम के रिज़ल्ट से पहले ही। उन्होंने बोला था कि हमारी लास्ट डेट है 31st या 30 मार्च शायद, ऐसा ही कुछ था। 30 मार्च के आसपास थी और 30 मार्च को था तो बहुत जल्दी हम लोगों को डिसाइड करना था कि आईआईटी का फॉर्म भरें तो क्या-क्या ब्रांच होनी चाहिए, क्या-क्या ब्रांच की प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्या-क्या प्रेफ़रेंस होनी चाहिए हमारी ब्रांच की। तो फटाफट मैं जानकारी थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन लिया और कुछ लोगों से पूछा-वूछा, तो मैंने अपना फॉर्म भरा उस टाइम पे। गेट एग्ज़ाम के 2 दिन बाद ही फॉर्म भर दिया था मैंने कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था हमारे पास और पहली प्रेफ़रेंस मैंने रखी थी वीएलएसआई की मतलब माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई और दूसरी मैंने रखी थी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और तीसरी मैंने रखी थी सिग्नल प्रोसेसिंग, चौथी मैंने रखी थी कंप्यूटेशन एंड डाटा साइंस और 5वीं मैंने रखी थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ऐसा था कि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई में 70% स्कोर का वेटेज था गेट स्कोर का और 30% वेटेज था कैम का मतलब आपके जो भी 10th 12th और बीटेक में जो भी परसेंटेज है वो सबका वेटेज था। तो ये था उसमें कोई इंटरव्यू नहीं था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या था कि पेपर था 100 नंबर का, कोडिंग-वोडिंग थी उसमें और एप्टीट्यूड था। उस एग्ज़ाम के का था वेटेज 30% और 70% वेटेज गेट स्कोर का। कंप्यूटेशन एंड डाटा साइंस में क्या था कि आपको पहले एप्टीट्यूड एक पेपर भी देना है, उसके बाद आपको इंटरव्यू भी देना है। इन दोनों का वेटेज भी है। और जो डायरेक्ट एडमिशन था वो सिग्नल प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में था। तो जल्दी-जल्दी फॉर्म भरा, उसके बाद जैसे ही मार्च खत्म हुआ अप्रैल में सारे फॉर्म्स आने चालू हो गए आईआईटीज़ के। मैंने आईआईटी बॉम्बे का फॉर्म भरा, उसमें मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन का स्कोर कार्ड यूज़ करा क्योंकि उसमें एक ही स्कोर कार्ड यूज़ कर सकते थे। तो मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन का यूज़ कर लिया क्योंकि मेरा इंस्ट्रूमेंटेशन का स्कोर ज़्यादा था। मेरा 915 गेट स्कोर था इंस्ट्रूमेंटेशन में और इलेक्ट्रिकल में 865 था। मैंने हाई वाले को यूज़ कर लिया, उसमें मैंने पहली प्रेफ़रेंस भरी थी आईईसी और दूसरी मैंने भरी थी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग, तीसरी मैंने भरी थी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम। तो ये सब भरा था मैंने और उसके बाद मैंने आईआईटी दिल्ली का फॉर्म भी फिल किया था। वहाँ पे देखो 2 अलग-अलग फॉर्म्स भरने होते हैं। मतलब इंटरडिसिप्लिनरी के लिए आप अलग भरना पड़ता है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए आपको अलग भरना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो भी कोर्सेज़ थे उसमें आईईसी था। आईईसी को फर्स्ट प्रेफ़रेंस रखा और सिग्नल प्रोसेसिंग को रखा और ऐसे ही मैंने 5 प्रेफ़रेंस भरी थी। और फिर इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स में वीडीटीटी भरा था। वीडीटीटी में क्या था कि बस स्पॉन्सर्ड कोर्स था, बहुत कम सीट्स थी, 6-7 सीट्स थी बस। उसमें था कि आपको पहले एक टेस्ट होगा, जिसमें आपको एग्ज़िट किया मतलब अ, नॉकआउट टाइप ही होगा वो कि आपको बाहर निकाला जा सकता है उसमें। और ये होगा कि उसके बाद इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू में प्रोफ़ेसर्स होंगे और स्पॉन्सर्ड जो आपका कोर्स स्पॉन्सर्ड कर रहा है, जो भी इंडस्ट्री आपका कोर्स कर रही है स्पॉन्सर्ड, उसके कुछ लोग होंगे। उसके बाद आईआईटी कानपुर के फॉर्म आए, वो भी भरा, आईआईटी खड़गपुर के फॉर्म आए, वो भी भरा और आईआईटी गुवाहाटी के फॉर्म आए, वो भी भरा। आईआईटी रुड़की का मैं नहीं भरा था, आईआईटी मद्रास का मैंने नहीं भरा था, मुझे नहीं जाना था उधर। तो क्योंकि मेरी रैंक भी 4th थी तो मुझे आइडिया था कि आईआईटी आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे में से कुछ मिल जाएगा तो वहाँ पे चला जाऊँगा। क्योंकि पीएसयूज़ के फॉर्म उस टाइम तक नहीं आए थे और मैं मेरा मेन मोटिव था कि पीएसयू जाना है।
तो कि एक क्लैरिटी नहीं थी, एक पता नहीं था, एक बैक कि एक मतलब अनसर्टेनिटी थी कि पीएसयू में होगा कि नहीं होगा। क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन का स्कोर कार्ड यूज़ नहीं कर सकता था मैं। अगर इंस्ट्रूमेंटेशन स्कोर कार्ड यूज़ कर पाता पीएसयू में तो मैं एमटेक भरता ही नहीं, क्योंकि 4 रैंक पे नहीं होगा तो फिर तो कभी नहीं होगा। लेकिन 86 पे पिछले साल बहुत सारे लोग रहे हैं, 2020 में बहुत कम सीट थी, 86 रैंक पे भी लोगों का नहीं हो पा रहा था, तो मुझे भी थोड़ा-सा डर था, इसलिए मैंने बैकअप के लिए एमटेक को रखा था। एमटेक को रख लिया, उसके बाद सीओएपी पे ऑफ़र रिलीज़ हो रहे और रिलीज़ फर्स्ट राउंड में ही मुझे सारे इंस्टीट्यूट से ऑफ़र्स मिले थे। मुझे आईआईटी बैंगलोर से सिग्नल प्रोसेसिंग मिला था और आईआईटी दिल्ली से मुझे ये मिला था आईसी, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट। वीडीटीटी के लिए भी मैं शॉर्टलिस्ट हुआ था, उसका उसका टेस्ट होने वाला था। उसका टेस्ट हुआ, उसमें वो मैं कट ऑफ 14 थी मेरी, मेरे मार्क्स आए थे 13, तो मैं क्वालीफाई नहीं कर पाया था। उसमें क्योंकि सीट सिर्फ़ 6 ही सीट थी तो दिक्कतें होती हैं, मतलब सही दिक्कतें। और क्योंकि एडवांस कोर्स है, तो इतना ईज़ी नहीं रहता, ठीक है? इतना ईज़ी नहीं रहता कि आप इंटरव्यू उसका मतलब टेस्ट निकाल लो, क्योंकि बीच में गैप भी आ गया था 1 डेढ़ महीने का, गेट प्रिपरेशन के बाद। तो नहीं हो पाया उसमें वीटीटीटी में, लेकिन कोई बात नहीं, आईईसी और वीटीटीटी सेम ही ब्रांच है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वीटीटीटी में आपके जो कोर्स फ़ी है, वो स्पॉन्सर्ड जो भी आपको स्पॉन्सर करते हैं, वो भरते हैं, ठीक है? और आपको एक जॉब ऑफर भी आपके हाथ में रहता है। तो ऐसा चलता रहा सीन। तो फिर आईआईटी बॉम्बे से भी मुझे आया था, पहले राउंड में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मिला था। सेकंड राउंड में कोई चीज़ नहीं, मैंने फर्स्ट राउंड में फिर आईआईटी बैंगलोर का ऑफर रिजेक्ट किया, आईआईटी बॉम्बे का रिजेक्ट किया, आईआईटी दिल्ली का मैंने आईईसी रख लिया था। सेकंड राउंड में कोई चेंज नहीं आया और बाकी सारे जो कानपुर और गुवाहाटी और खड़गपुर के थे, वो सारे ऑफर रिजेक्ट कर दिए मैंने। वो रिजेक्ट कर दिए तो वो नेक्स्ट राउंड में किसी दूसरे कैंडिडेट को मिल गया। सेकंड राउंड में कोई चेंज नहीं हुआ, आईईसी ही था, कुछ भी अपग्रेड नहीं हुआ मेरा। थर्ड राउंड में अपग्रेड हुआ मेरा और मुझे आईआईटी बॉम्बे मिला इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग में। अब थर्ड राउंड में मुझे चॉइसेस बनानी थी, या तो मैं आईसी चूज़ करूँ या ई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग चूज़ करूँ। क्योंकि आप सीओईपी में देखो, फ्लोट को आप 2 ही बार यूज़ कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं फर्स्ट राउंड में यूज़ कर चुका था और सेकंड राउंड में, तो थर्ड राउंड में यूज़ नहीं कर सकता था आईईसी में। ई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग में मैं यूज़ कर सकता था आईआईटी बॉम्बे के, क्योंकि वो एक डिफरेंट ऑफर था। उसमें मैं 2 बार यूज़ कर सकता था फ्लोट। तो मेरे पास चॉइस थी कि या तो मैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग को फ्लोट करके आगे राउंड में देखूँ और अपग्रेड होगा कि नहीं, अब आईआईटी बॉम्बे में मेरा आईईसी मिलेगा कि नहीं। तो आईसीएस होता है एक्चुअली, तो वो मिलेगा कि नहीं, उसके लिए मैं देख रहा था, देख सकता था, या फिर मैं ट्राई कर सकता था कि आईईसी ले लूँ और सेटल हो जाऊँ। आईआईटी दिल्ली का फाइनल कर दूँ और एडमिशन ले लूँ, तो मैंने यही करा। देखो आईआईटी दिल्ली में थोड़ा मेरे घर के पास थी और बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी, और क्योंकि मुझे पहले से ही था कि अगर पीएसयू में हो जाएगा तो छोड़ना है, तो आईआईटी बॉम्बे की सीट्स खराब, मतलब आईआईटी बॉम्बे की सीट, आईआईटी बॉम्बे जाके मैं क्या करूँ, क्योंकि मुंबई बहुत दूर था मेरे घर से, तो अगर बीच में छोड़ना ही है तो इतना दूर क्या जाना। तो मैंने आईआईटी दिल्ली चूज़ कर लिया और आईआईटी दिल्ली चूज़ कर लिया। देखो मैं बिल्कुल नहीं, देखो ये थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, हमारे सिस्टम में थोड़ी-सी दिक्कत है कि पीएसयूज़ के फॉर्म्स पहले नहीं आते एमटेक से। अगर वो पहले आ जाएँ तो लोग पीएसयू, जिनको पीएसयू जाना है वो पीएसयू चले जाएँगे, जिनको एमटेक जाना है वो एमटेक चले जाएँगे, सीट्स खराब होने से बच जाएँगी। ऐसी चीज़ें से सीटें खराब होती हैं, इस बार भी हो रही हैं, पिछले हर साल होती आई हैं, और क्या बोल सकते हैं इसे, मतलब ये थोड़ी गलत बात ही है। अनएथिकल, एक अनएथिकल वे में देखेंगे तो ये गलत बात है कि आप सीट्स खराब करके जा रहे हो। लेकिन किसी के पास कोई चॉइस नहीं होती। सब लोग मजबूर होते हैं कि अगर उनको नहीं मिला तो एक बैकअप के लिए आप एमटेक रखते हो अपने पास। एमटेक भी एक बहुत बुरा चॉइस नहीं है, ठीक है? जब आपकी रैंक आएगी तब आपको समझ आएगा कि आपको कुछ ऐसे डिसीज़न लेने पड़ते हैं जो एथिकल नहीं है, लेकिन आपके लिए सही हैं, ठीक है? गलत भी नहीं है। क्योंकि अब आपने मेहनत करके आप इतनी अच्छी रैंक लेके आए हो, तो आपके हाथ में चॉइस है कि आप क्या चूज़ करना चाहते हो। आप चूज़ कर सकते हो, आपको रोकने वाला कोई नहीं है, है ना? तो ठीक है, एक ये अपॉर्च्युनिटी रहती है, और आप एमटेक तो जा ही सकते हैं, और आपको स्टाइपेंड भी मिलता है एमटेक में 12,400 का आपको हर महीने मिलता है। उसके लिए, उसके अंदर आपको टीचिंग असिस्टेंटशिप का काम करना पड़ता है। हर वीक 8 आवर्स का आपको काम करना पड़ता है, तो वो आपको स्टाइपेंड देता है, ठीक है? तो अगर आपका ड्रीम है आईआईटीज़ में जाने का, तो आप गेट स्कोर यूज़ करके अपने ड्रीम को फुलफ़िल कर सकते हैं। चलिए, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ तो बहुत सारी हैं, मतलब गेट एग्ज़ाम के बाद। पीएसयूज़ तो हायर कर ही रहे हैं।
मैंने 2 पीएसयूज़ के इंटरव्यू दिए, एनएमडीसी और आईयूसीएल। एनएमडीसी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था 0.64 मार्क्स से। आरटीआई मैंने लगाई थी, तब मुझे पता चला था कि 0.64 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि उसमें सीट्स 6 ही सीट थी जनरल की और मेरी ऑल इंडिया रैंक थी 86, और 86 से 6th सीट पे, मतलब 6th पे आ पाना बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन तब भी बहुत अच्छा मेरा इंटरव्यू गया था, बहुत अच्छे मैंने जीडी गया था और बहुत अच्छे मार्क्स मुझे मिले जीडी, जीटी में, जीडी और इंटरव्यू में। इस वजह से मेरे बहुत ज़्यादा मैंने गैप कम कर दिया और मेरा 0.64 मार्क्स से ही सिलेक्शन रुका। लेकिन कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि अब मेरा सिलेक्शन हो चुका है इंडियन ऑयल में, और इंडियन ऑयल में अगर सिलेक्शन हो चुका है तो मैं वहीं पे जा रहा हूँ। अब कोई इंटरव्यूज़ मैं भी नहीं दूँगा, मैं बिल्कुल इंडियन ऑयल में मेरा देखो हमेशा से ड्रीम था कि इंडियन ऑयल या ओएनजीसी मिल जाए। गेट एग्ज़ाम लिखने के बाद पता चला कि ओएनजीसी के कुछ कॉन्स हैं, कुछ प्रोज़ हैं, और प्रोज़ कॉन्स में मुझे थोड़ा सूटेबल लगा कि ओएनजीसी मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए इंडियन ऑयल है। तो मैं इंडियन ऑयल ही जा रहा हूँ, और अब कोई मैं इंटरव्यूज़ या कोई सीट बर्बाद करने का मेरा कोई इरादा नहीं कि मैं बाकी इंटरव्यूज़ में जाके भी सीट लूँगा। ऐसा कुछ नहीं है, अब आईसीएल हो गया है, यहीं पे सेटल है, यहीं पे फाइनल हो जाएगा, और उसके बाद देखेंगे क्या है, कैसी लाइफ़ है आईसीएल में, आगे चलेंगे। तो पीएसयू, बहुत सारी पीएसयू गेट 22 के थ्रू तो ले ही रही हैं। 2022 के थ्रू तो अ, अभी आप देखोगे एनएमडीसी ने निकाल दिया है, आईसीएल ने निकाल दिया है, कोल इंडिया ने निकाल दिया है, पोसोको ने निकाल दिया है, और एनएलसी ने भी शायद निकाल दिया है, एनपीसीआईएल ने निकाल दिया है, पार्क निकाल चुका है, डीआरडीओ निकाल चुका है। तो बहुत सारी पीएसयू अपनी नोटिफ़िकेशन अभी निकाल चुके हैं, एनटीपीसी भी निकालेगा आने वाले टाइम में, ठीक है? तो पीएसयूज़ ले रहे हैं, और आप लोग पीएसयूज़ में जा सकते हैं। पीएसयूज़ में काम करने के ये भी फ़ायदे हैं कि आपको एक वर्क लाइफ़ बैलेंस मिल जाता है। आप अपनी कंट्री को सर्व कर रहे हो, आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती है, आप अपनी कंट्री को सर्व कर रहे हो। आपको सिक्योरिटी मिलती है, जॉब सिक्योरिटी, पर्क्स मिलते हैं आपको गवर्नमेंट सैलरी के, ठीक है? तो आप पीएसयू जा सकते हो, और मैं तो बोलूँगा ये बहुत बढ़िया अपॉर्च्युनिटी है आप लोगों के लिए कि अगर आपकी ग्रेड में अच्छी रैंक है, आप पीएसयू जाइए। और मेरा तो देखो हमेशा से ही ड्रीम था कि अगर गेट एग्ज़ाम में अच्छी रैंक आएगी, अंडर 100 रैंक आएगी, तो मैं जाऊँगा पीएसयू, और अभी मैं जा जा भी पा रहा हूँ, मेरा ड्रीम पूरा हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा फ़ील होता है कि जो 1 साल पहले मैं अगर अपनी लाइफ़ को देखता हूँ और अब देखता हूँ, तो लगता है कि हाँ, मैंने मेहनत की थी, चीज़ें मुझे मिली हैं, और मैं डिज़र्व भी करता हूँ वो चीज़, ठीक है? क्योंकि बहुत मेहनत करी थी। अब थोड़ा हालाँकि ऐसा लगता है कि शायद जब आप एक बार रेस को फिनिश कर लेते हैं ना, तब आपको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करे नहीं है, तब चीज़ें सब आपको आसान ही लगती हैं। तो वैसा ही मेरे साथ भी है। हालाँकि अभी से मैं 1 साल पीछे, अगर अभी मैं जनवरी में अपना देखूँगा, तो मुझे पता चलेगा कि मेरे ऊपर कितना प्रेशर था और कितनी चीज़ें अच्छे से मैं हैंडल कर पा रहा था, कितना मैंने हार्ड वर्क किया, ठीक है? तो ठीक है, वो चलता रहता है लाइफ़ में, ये तो लाइफ़ का पार्ट है। तो अभी हम चलेंगे पीएसयू और देखेंगे कैसी लाइफ़ है, और वहीं पे रहेंगे, मज़े करेंगे। मैं आप लोगों को भी बोलूँगा कि अगर आपकी ग्रेड में अच्छी रैंक है, पीएसयूज़ के लिए ज़रूर जाइए, और बहुत सारे लोग जाएँगे भी, अगर आप तैयारी कर रहे हैं। बहुत आपको पर्क्स मिल जाते हैं, सैलरी अच्छी होती है, एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी रहती है आपके पास, ठीक है? एक अपॉर्च्युनिटी टीचिंग जॉब की भी है, ठीक है? बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं जो जो अगर आप एमटेक करते हो, है ना? अगर आप एमटेक करते हो, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको एज़ अ टीचर ले लेंगे, एज़ अ लेक्चरर ले लेंगे। तो आप टीचिंग जॉब में जा सकते हो, ठीक है? You can also take up a teaching job at such institute and can earn a high salary as GATE instructor or mentor. तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में भी आप गेट इंस्ट्रक्टर और मेंटर बन सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको ये अपॉर्च्युनिटी देंगे, मुझे भी दिए थी, और जब तक मैं पीएसयू में सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तब तक मैं उस अपॉर्च्युनिटी को ले भी रहा था। तो आप मुझे अनअकैडमी पे पढ़ाते हुए देख पा रहे थे। अनअकैडमी पे मैं पढ़ा रहा था पहले, और उसके बाद मैंने पढ़ाना कम कर दिया, पढ़ाना छोड़ ही दिया मतलब, और अब मैं एज़ अ मेंटर बन के आया हूँ बस, और कुछ नहीं है ये। एज़ अ मेंटर हूँ मैं तुम्हारा, और जब तक आईसीएल में मतलब जॉइनिंग नहीं आ रही है, तब तक ही हूँ बस, उसके बाद तो मैं चला जाऊँगा। तो काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं आपके टीचिंग जॉब को लेके भी, आपके पास बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पढ़ा सकते हैं, एज़ अ कंटेंट डेवलपर हो कर सकते हैं आप, एज़ अ कंसल्टेंट, एज़ अ कंटेंट रिव्यूअर, या मतलब बहुत या डिजिटल मार्केटिंग, ऐसा कुछ भी, बहुत सारी जॉब आपको मिल जाएँगी सिर्फ़ आपकी गेट रैंक से, ठीक है? इंटरव्यू भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये भी एक अपॉर्च्युनिटी है आप लोगों के पास, और कुछ आईआईटीज़ होती हैं, जैसे आईआईटी गुवाहाटी होती है, जो प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट इंजीनियर्स की वैकेंसीज लेती हैं एज अ गेट, मतलब गेट के स्कोर के बेसिस पे। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ता है कि वो वैकेंसीज कब आ रही हैं, और जैसी वैकेंसीज आए फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरने के बाद इंटरव्यू होगा आपका, पहले आप शॉर्टलिस्ट होंगे गेट स्कोर से। पिछले साल मेरी रैंक थी 1630 और मैंने अप्लाई किया था आईआईटी गुवाहाटी में प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए। और मेरा इंटरव्यू था जनवरी 2021 में। लेकिन मेरा गेट एग्जाम पास आ रहा था, तो मैं इसलिए उस इंटरव्यू को अटेंड ही नहीं किया। मैंने बोला कि ठीक है छोड़ो, एक बार ट्राई करते हैं, पहले गेट एग्जाम अच्छे से लिखते हैं, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। ये सब अपॉर्चुनिटी है आपके पास। आप जेआरएफ के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं गेट स्कोर के थ्रू। बहुत सारी लैब्स हैं जो आपको लेती हैं, गेट स्कोर के थ्रू शॉर्टलिस्ट करती हैं। और उसमें पूरा का पूरा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है वो आपको शॉर्टलिस्ट जरूर कर लेते हैं गेट एग्जाम से, लेकिन आपका पूरा 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 क्राइटेरिया होता है वो इंटरव्यू का ही होता है। इंटरव्यू का पूरा वेटेज होता है। अगर आप इंटरव्यू अच्छा करते हैं तो वो आपको हायर कर लेते हैं, और वो भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कि इन सब चीज़ों के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, आप एमटेक के लिए आप एमएस के लिए भी बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। गेट एग्ज़ाम वैलिड होता है बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में। सिंगापुर में है और जर्मनी में है। तो आप 3-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आप फ़ॉरेन में अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ पे भी आप जाके एमएस कर सकते हैं अपना। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाहर जाके पढ़ने की। मतलब गेट स्कोर में देखो, अगर आपका 1000 भी रैंक है ना, तो आराम से आपका हो जाए। ठीक है? अप्लाई कर सकते हैं आप उसके लिए भी। अगर आप बाहर जाके अपना कोर्स करना चाहते हैं, आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन बाहर जाके करना चाहते हैं, तो आपके लिए वो भी एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी। तो इट्स वर्थ टू फाइट फॉर योर ड्रीम्स। देखो, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, आप जब तक अपने ड्रीम्स के लिए फाइट नहीं करेंगे, तब तक बहुत मुश्किल है, बहुत कम चांसेस हैं कि आपके ड्रीम पूरे होंगे। ठीक है? एक फाइटिंग स्पिरिट सबके अंदर होनी चाहिए। ठीक है? और ये भी है कि अगर आप कमिट करते हैं अपने गोल को लेके, तो आप फिर काम भी करते हैं उस पे। लेकिन अगर आप हाफ कमिटेड हैं, तो आप, हो सकता है कि आप गिव अप कर दें, क्विट कर दें वहाँ से, और कुछ अनदर गोल बना लें। हो सकता है बहुत सारे लोग बोलेंगे अभी मैं गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, थोड़े दिन बाद उन्हें लगने लगेगा कि यार प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है, तो क्यों ना मैं अपना गोल चेंज करके एसएससी सीजीएल बना लूँ, या मैं बैंक का कोई एग्जाम लिख दूँ, बैंक पीओ का। है ना? तो ऐसे लोगों का ना बैंक पीओ में होगा, ना एसएससी सीजीएल में होगा, ना गेट एग्जाम में होगा। ठीक है? मैं बोलूँगा हाफ कमिटेड नहीं रहना है, फुल कमिटेड अपने गोल को रहना है। और अपने ड्रीम्स के लिए यार फाइट तो करनी पड़ेगी आपको। क्योंकि देखो, बहुत सारे कैंडिडेट्स कॉम्पिटिशन लिख रहे हैं, और सीट्स बहुत लिमिटेड है। ये हार्श रियलिटी है, लेकिन सीट्स बहुत लिमिटेड है। 1 लाख लोगों में 200 सीट्स भी नहीं आती। इस साल बहुत आई हैं, लेकिन इस साल ऑलमोस्ट 450 सीट्स आई हैं बीएचयूज में। काफ़ी बड़ा है नंबर ये 450, एज अ पिछले साल के कुछ चीज़ों रिकॉर्ड्स को देखते हुए ये नंबर भी बहुत बड़ा है। हालाँकि ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है कि 1 लाख लोगों में आप सिर्फ 450 लोगों के लिए सीट्स निकाल रहे हो। 1 लाख लोगों में कम से कम आप 1000-2000 सीट निकालिए। कम से कम इतना तो निकालिए ना। इतना तो लोग डिज़र्व करते हैं, लेकिन इतना भी नहीं हो पा रही है। ठीक है? तो सीट बहुत कम है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई है। आपको फाइट तो करनी ही पड़ेगी, बिना फाइट किए आप ये बैटल नहीं जीत पाएँगे। ठीक है? मैं बोलूँगा अपने ड्रीम्स के लिए फाइट करिए। और सही में अभी आप थोड़ा 2-3 महीने हैं, अच्छे से लग के मेहनत कर लीजिए। उसके बाद मैं बता रहा हूँ, आपको सेलिब्रेट करने का इतने मौके मिलेंगे, इतने ज़्यादा मौके मिलेंगे कि आप खुश हो जाएँगे। आपने अभी एक्सपेक्ट भी नहीं करा होगा। मैं सोचता था कि गेट एग्ज़ाम होगा तो घूमने जाऊँगा, कुछ पार्टीज़ वगैरह करूँगा। लेकिन हुआ उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें, इससे बहुत ज़्यादा ऊपर की चीज़ें हुई हैं। ठीक है? जो एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा चीज़ें हुई हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी मिली हैं। सेलिब्रेट भी मैंने खूब किया अपने रैंक को, और सिलेक्शन को भी सेलिब्रेट किया आपने। देखो, अगर आपने कुछ चीज़ अचीव करी है, तो ज़रूरी है कि आप सेलिब्रेट भी करें। हमेशा आप, ये नहीं है कि आप दौड़ते ही रहेंगे एक रेस को। ठीक है? जब रेस खत्म हो जाती है, उसको सेलिब्रेट भी किया जाता है। ठीक है? क्योंकि इंसान ही हैं हम लोग, और इंसानों में लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है? सेलिब्रेट करना बनता है आपका। लेकिन अभी 2 महीने हैं, तब तक ये सब चीज़ें मत सोचिए। अभी आपका मेन फ़ोकस गेट एग्ज़ाम होना चाहिए। उसी में पढ़ते रहिए। और गेट के बाद ईएसी भी आ रहा है, तो अगर आप गेट के साथ ईएसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उस पे भी थोड़ा ध्यान रखिए। मैं देखो, मेरा तो हमेशा से प्लान था कि गेट एग्ज़ाम ही लिखना है, ईएससी का प्लान नहीं था मेरा। और गेट एग्ज़ाम लिख के पीएसयू जाना है, तो मैं वहीं जा रहा हूँ। और मेरे ड्रीम्स पूरे हुए हैं। मैं होप करूँगा कि आप भी अपने ड्रीम्स के लिए लड़ेंगे।
और अपने ड्रीम्स को पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। सॉरी। सेल्फ बिलीव इज द की। ये पॉइंट मैं हर बार बताता हूँ कि कुछ भी हो जाए अपने आप पे बिलीव रखना है। कोई आपके बारे में कुछ भी बोले, कुछ भी सिचुएशन आए, गिव अप नहीं मारना है। अगर आप गिव अप नहीं मारेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अच्छा कर पाएंगे। देखो गेट एग्जाम से पहले ही गेट एग्जाम लिखा भी नहीं होता, मतलब स्टार्ट भी नहीं किया होता, उससे पहले ही 90% लोग गिव अप कर चुके होते हैं। सिर्फ 10% से आपका कॉम्पिटिशन है, अगर आप गिव अप नहीं किए हो। ठीक है। तो आपको उस 90% का हिस्सा नहीं बनना है, आपको उस 10% का हिस्सा बनना है। और 10% में भी आपको फाइट करना है, बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं, बहुत माइंड जो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन लोगों के साथ आपको फाइट करनी है। तो आपको भी बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। ठीक है। हमेशा बिलीव करिए कि आप कर सकते हैं। अभी नहीं तो बाद में हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि यार देखो गेट एग्जाम में अभी 2 महीने हैं, हो सकता है आपकी तैयारी इतनी अच्छी ना हो, लेकिन आप एक फाइट मारिए गेट एग्जाम के लिए। अगर फाइट करिए, हो सकता है आपके रिजल्ट आपके फेवर में ना आए, तो ऐसा है कि ज़िंदगी वहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती। 1 साल बाद फिर से आएगा, फिर से आप ट्राई करिए। पूरी अपने इस बार जी जान लगाइए, इस बार जो गलतियाँ हो गई हैं उनको सुधारने की पूरी कोशिश करिए। ठीक है? और आगे बढ़ते जाइए। अप्स एंड डाउन्स विल बी देयर, बी प्रिपेयर्ड मेंटली। बता चुका कि मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, अप्स एंड डाउन्स हर बार आएँगे। कई बार होगा कि आपके टेस्ट सीरीज़ में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कई बार होगा कि आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। खुश नहीं होना है अगर अच्छे आ रहे हैं, दुखी नहीं होना अगर अच्छे नहीं आ रहे, बस आगे बढ़ते जाना। देयर विल बी बैड डेज़ बट डोंट टेक स्ट्रेस एंड कीप गोइंग। खराब दिन आएँगे, बहुत बार आपको लगेगा कि गिव अप कर दूँ, लेकिन गिव अप मत करना, स्ट्रेस मत लेना, चीज़ों को करते जाना, और धीरे-धीरे आप देखेंगे कि टाइम के साथ चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं। धीरे-धीरे चीज़ें अच्छी हो रही हैं। ठीक है? तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ़ इतना ही रखूँगा, और मुझे लगता है कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे इस वीडियो से। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, तो वेल एंड गुड, आप कुछ ना कुछ सीख के ज़रूर जा रहेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप अपने ड्रीम्स के लिए लड़ते रहें, फाइट करते रहें, और अच्छे से इस गेट एग्ज़ाम को निकाल लें, जो भी आपका या कोई और भी आपका टारगेट है लाइफ़ में, अचीव कर लें आप। ठीक है? तो आज की वीडियो में सिर्फ़ इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन द ज़रूर दबा लेना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना। ठीक है? आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर विज़िट कर लेना, सारे लिंक को आप एक बार विज़िट कर लेना, देख लेना, और मेरी प्रोफ़ाइल को आप फ़ॉलो कर लेना अनअकैडमी पे। आने वाले सेशंस भी मैं वहाँ पे दिख जाएँगे। ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद। लेट्स क्रैक इट।